देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे 24 साल कितने बेमिसाल। उत्तराखंड राज्य अपने स्थापना के 24 वर्ष पूरे करने जा रहा है। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। वही धामी सरकार राज्य स्थापना दिवस को बड़े धूमधाम के साथ मनाने जा रही है। सरकार ने राज्य स्थापना के 24 वर्ष पूरे होने और 25वीं रजत जयंती शुरू होने पर 9 नवंबर से राज्य में साल भर तक देवभूमि रजतोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। इस दौरान सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही उत्तराखंड की उपलब्धियों और अपने संकल्पों को जनता के समक्ष रखेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था ने 24 वर्षों की विकास यात्रा में लंबी छलांग लगाई है। इन वर्षों में अर्थव्यवस्था का आकार 24 गुना बढ़ा है, प्रति व्यक्ति आय 17 गुना बढ़ी है। उत्तराखंड राज्य गठन के समय वर्ष 2000 में अर्थव्यवस्था का आकार 14,501 करोड़ रुपए का था, जो कि 2023-24 में बढ़कर 3,46,000 करोड़ रुपए हो चुका है। इसमें पर्यटन क्षेत्र का अहम योगदान रहा है और इसी तरह प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर 2,60,000 रुपए हो चुकी है, जबकि वर्ष 2000 में प्रति व्यक्ति आय 15,285 रुपए थी। पिछले 2 वर्षों के आंकड़ों पर ही नजर डालें तो राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 26% वृद्धि हुई है। हालांकि राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्र अभी भी विकास के दौर से काफी पीछे है। इसके अलावा राज्य की अब तक कोई स्थायी राजधानी नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं, पहाड़ों से होता पलायन, बढ़ती बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज इन सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। देश के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया उत्तराखंड 9 नवंबर को अपने 24 वर्ष पूरे करने जा रहा है। राज्य सरकार उत्तराखंड की 25वीं रजत जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने जा रही है। आपको बता दें कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। विषम भौगोलिक परिस्थितियां वाले उत्तराखंड के सुदूर अंचलों तक विकास की बयार न पहुंच पाने की पीड़ा के फलस्वरूप ही अलग राज्य की मांग ने जोर पकड़ी थी, जिसके बाद लंबे आंदोलन और कुर्बानियों के बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का उदय हुआ। वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य स्थापना दिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने जा रही है। सरकार ने राज्य स्थापना के 24 वर्ष पूरे होने और 25वीं रजत जयंती शुरू होने पर 9 नवंबर से राज्य में साल भर तक देवभूमि रजत उत्सव कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। इस दौरान सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही उत्तराखंड की उपलब्धियों और अपने संकल्पों को जनता के समक्ष रखेगी। देखिए, 9 तारीख उत्तराखंड के विकास की तारीख है। लंबे संघर्ष के बाद राज्य प्राप्त हुआ। मातृशक्ति के आंदोलन की परिणति हमको राज्य मिला है। हर वर्ष उत्साह के साथ राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा भी शासकीय कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की जाती है और दल के नाते, क्योंकि हम सत्तारूढ़ दल भी है और हर वर्ष जो राज्य देने वाला दल भी भारतीय जनता पार्टी है। इस राज्य का गठन अटल जी के शासन में हुआ। अटल जी ने निर्माण किया, मोदी जी को संवार रहे हैं, इसलिए हमारे लिए हर्षोल्लास के रूप में हम दिवस को मनाते हैं। कार्यक्रमों की श्रृंखला पार्टी हर वर्ष जिस रूप में मनाती है उसको और व्यापक रूप देते हुए हम अपने 9 तारीख के कार्यक्रम बनाएंगे। 24 वर्षों में कई उतार चढ़ाव हमने देखने को मिले। बहुत उपलब्धियां भी हमारे पास हैं और बहुत से हमने बहुत कुछ खोया भी है। अगर पाया है तो खोया भी है। और जिस कल्पना से ये उत्तराखंड राज्य बना था, जिस उम्मीद के साथ ये उत्तराखंड राज्य बना था, आज हम उसको प्राप्त नहीं कर पाए हैं। मुझे ये बात कहने में कोई हिचक नहीं है। चाहे किसी की भी सरकारें रही हों, कोशिश की है सबने, ऐसा नहीं कि नहीं राज्य का विकास हुआ है, लेकिन बेरोजगारी के नारे को लेकर और एक अपना राज्य होगा, उस राज्य में के शासक भी हम बनेंगे, इस राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने का जो सपना था, शहीदों का सपना था, आज भी वो अधूरा है और बेरोजगारी चरम पर है। पूरे प्रदेश में आप देख रहे होंगे, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे भू कानून का मुद्दा है, जैसे मूल निवास का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे आज भी जिंदा हैं। इस सब में हमने काम करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे देखिए, हम सब देख रहे हैं कि एक
ग्लोबल समिट इस राज्य में हुआ, इस सरकार के माध्यम से हुआ। धामी जी ने उसमें अनेकों प्रयास किए, अनेकों ग्लोबल यात्राएं और ग्लोबल शो हुए। देश के जो विभिन्न राज्य हैं और जो ऐसे शहर हैं जो प्रमुखता से इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं, वहाँ का सफ़र तय किया गया, वहाँ पर मानसिकता दी गई, यहाँ के एनवायरनमेंट से उनको अवगत कराया गया और किस तरह से इस छोटे से राज्य में बहुआयामी संभावनाएं हैं उद्योगों की, जो हमने 2003 से 2020-21 तक करके दिखाया, उसको आगे और कैसे बढ़ा सकते हैं। नतीजा क्या हुआ? 3.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, उससे भी ज़्यादा के MOU साइन हुए। आज वो 1 लाख करोड़ के धरातल पर काम चल रहा है, जिनको कि आने वाले सुखद परिणाम जिनका हमें मिलने वाला है। ये सब देश इस राज्य की GDP में तो सहयोग करेंगे, इस देश की GDP में भी सहयोग करने वाले हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड ने बीते 24 सालों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 24 सालों में 24 गुना बढ़ा है, प्रति व्यक्ति आय 17 गुना बढ़ी है। उत्तराखंड राज्य गठन के समय वर्ष 2000 में अर्थव्यवस्था का आकार 14,501 करोड़ रुपए था, जो 2023-24 में बढ़कर 3,46,000 करोड़ रुपए हो चुका है। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर 2,60,000 रुपए हो चुकी है, जबकि वर्ष 2000 में प्रति व्यक्ति आय 15,285 रुपए थी। हालांकि राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेस का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्र अभी भी विकास की दौड़ से पीछे हैं। जिस उद्देश्य से अलग राज्य का गठन किया गया था, वो उद्देश्य अभी अधूरा है। रूप में राज्य बनने के बाद जिस प्रकार से हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनने की ओर चले थे, तो विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है। तो निश्चित रूप में विकास हुआ है, किस गति में हुआ है अब निर्भर ये बात करता है कि अब 24 सालों के बाद जब हम, क्योंकि एक तरफ रजत जयंती मनाने जा रहे हैं, खुशी की बात यह है कि जो हमारा संघर्ष था वो परिणाम बिल्कुल साकार हुआ। अब समीक्षा करने की ये बात यह है कि हम 25 कदम आगे चल चुके हैं। आगे जिन चीजों पे हमारी कमी हुई है, सड़कों का जाल बिछा है, निश्चित रूप में बिछा है, क्या हमने रोजगार में कितनी प्रगति हुई है उस पर समीक्षा करनी होगी। हमारी जो इकोनॉमी थी, जो हमारे उद्योग थे, धंधे थे, कई उद्योग नए लगे हैं, कई पुराने हटे भी हैं। तो निश्चित रूप में अगर पूरा ओवरऑल जो डाटा, जो मैं ये कह सकता हूं कि अगर जो हमारी जो एक प्रति व्यक्ति आय वृद्धि की तरफ जो दिखाई गई है, निश्चित रूप में वो प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बेहतरीन है। उसके लिए सरकार को बधाई दी जा सकती है। देखिए, आप 24 साल पहले के अगर उत्तराखंड को उठाएंगे तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि जिस दिन हमारा राज्य बना, उस दिन का हमारा उत्तर प्रदेश के साथ का बजटीय प्रोविजन क्या था। अगर हमको 1000 करोड़ रुपया समथिंग खर्च करने के लिए मिल रहा था, तो आज आपको उत्तराखंड बनने के बाद इन 24 वर्षों में 1 लाख करोड़ तक का बजट जा चुका है। तो जब 1 लाख करोड़ तक का एक राज्य को बजट मिल रहा है, तो ये बट नेचुरल है कि भाई उस राज्य के अंदर विकास होगा, वो पैसा विकास ही में लग रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, अब एजुकेशन को उठा के देख लो कि अगर इस प्रदेश में एक मेडिकल कॉलेज भी उससे पहले नहीं था, तो आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं ये आपके सामने है। आपके कितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पहले थी और आज कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, पहले कितने पॉलिटेक्निक थे, कितने ITI थे। ये सारी चीज़ों का आकलन हमको करना पड़ेगा कि देर सवेर इन सब चीज़ों के बेनिफिट्स इस तरह से होते हैं कि जो बच्चे इन स्कूल्स से, इन यूनिवर्सिटीज़ से, इन टेक्निकल एजुकेशन से उससे निकल के जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं हमारी GDP को, हमारी ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। नहीं पता हमें एक बहुत ही अनबायस्ड यानी कि पक्षपात रहित लोकायुक्त की दरकार है। हमें एक पूर्णकालिक राजधानी की दरकार है। हम अकेला प्रदेश हैं पूरे देश के अंदर जिसके पास कहने को अपनी राजधानी नहीं है। शर्मसार होते हैं हम देश और दुनिया के सामने। समझ नहीं आता देहरादून को राजधानी कहें, गैरसैंण को कहें या रायपुर को कहें। तो ऐसे में प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार थी। इस समय तो हम लोगों को अपनी राजधानी मिल जानी चाहिए थी। 24 साल बाद भी हमारी परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हो पाया है। हम जल, जंगल और जमीन के राज्य कहे जाते हैं। ना जल पर हमारा कंट्रोल, न जमीन पर हमारा कंट्रोल। और आप देखिए कि बिजली जो उत्पादित हो रही है उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं। केवल 12% बिजली हमें मिल रही है जो हम उत्पादन कर रहे हैं, बाकी सब दूसरे राज्यों को जा रही है। हमारी कितनी सारी जमीन जो है वो उत्तर प्रदेश के पास है। हमारे वहाँ नहर में या हरिद्वार के अंदर पानी कितना छोड़ा जाएगा ये उत्तर प्रदेश डिसाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम दूसरे राज्यों के रहमो करम पर अभी भी जो है सस्टेन कर रहे हैं। कुल मिलाकर धामी सरकार उत्तराखंड की 25वीं रजत जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने जा रही है। सरकार एक ओर जहां अर्थव्यवस्था का आकार और प्रति व्यक्ति आय को राज्य की बड़ी उपलब्धि बता रही है, लेकिन
प्रदेश की स्थायी राजधानी, स्वास्थ्य सेवाओं, पहाड़ों से होता पलायन, बढ़ती बेरोजगारी, सशक्त भूकानून जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार खामोश है। सरकार को चाहिए कि वह जश्न मनाने के साथ ही इन तमाम मुद्दों पर ध्यान दे, साथ ही पहाड़ और मैदान के बीच बढ़ती असमानता को कम करने की आवश्यकता है। जो यहाँ तो उत्तराखंड राज्य को बने हुए 24 साल पूरे हो जाएंगे 9 नवंबर 2000। अगर हम 25 की बात करें तो जिस तरीके से कहा गया था कि 25 में हम अग्रणी राज्यों में खड़े होंगे, 25वां साल शुरू होने वाला है। 2025 में किस तरीके की स्थिति होगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 2000 से लेकर 2024 तक का जो उत्तराखंड का सफर रहा है वो कैसा रहा, आज हम उस पर बात करेंगे। जिस उद्देश्य के साथ उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य अलग हुआ, क्या वो मूलभूत सुविधाएं या जो मूलभूत मांगे चली आ रही थी, चाहे वो एक स्थायी राजधानी अभी तक नहीं मिल पाई है, भू कानून को सख्त करना हो, आंदोलनकारियों का जो हक है वो उनको मिलना हो, तमाम चीजें हैं जिन पर आज भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि आखिर ये सब जनता को कब मिलेगा। हालांकि अगर हम उत्तराखंड के विकास की बात करें तो सतत प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों का मानना है कि पहाड़ से विकास कोसों दूर है। आज इसी पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कमलेश रमन जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी घेड़िया जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुकरेती जी, राज्य आंदोलनकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत मैं प्रदीप कुकरेती जी आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि जब राज्य अलग हुआ तो एक अहम योगदान हमेशा माना जाता रहा है कि राज्य आंदोलनकारियों का रहा है। राज्य आंदोलनकारियों की अपनी मांगे रही हैं और समय समय पर अभी भी हम देखते हैं कि राज्य आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर नजर भी आते हैं। आज जब हम इस पर बातचीत कर रहे हैं कि 24 साल हो गए हैं और इस 24 साल में उत्तराखंड को क्या मिला, तो आप खुद को कहां देखते हैं? जो लड़ाई लड़ी गई उस लड़ाई के परिणाम स्वरूप आपको क्या लगता है कि क्या वाकई हम बेहतरी की ओर हैं? निश्चित रूप में आपने आज बहुत अहम बिंदु छुआ है और ये भी बात सत्य है कि हम लोग पूरे राज्य के संघर्ष लगातार जब हम पीछे 24 साल पीछे पलटते हैं कि अब हम 25वें साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे किसी परिवार में किसी बालक का जो है वर्ष दर वर्ष वो आगे बढ़ता है कि इसने 18 साल पूरे कर लिए, अब ये नाबालिग हो गया है, अब इसको किस दिशा में पढ़ाई करनी है, अब ये टेक्निकल एजुकेशन करेगा, ये इसका विवाह का समय है। वही स्थिति में राज्य के परिप्रेक्ष्य में इतना कहना चाहूंगा कि राज्य 24 वर्षों में ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। सड़कों का मैं पुनः फिर वही बात कहूंगा कि सड़कों का जाल जरूर मिला है हमें। इन 25 सालों में जितने हमें 50 साल में मुख्यमंत्री मिलने थे वो हमें इन 24 सालों में उतने मुख्यमंत्री मिले। निश्चित रूप में विधायकों में उनकी वेतन में बढ़ोतरी हुई है, वो भी निश्चित रूप से है। और जो प्रति व्यक्ति आय या जो हम जीडीपी की बात हम करते हैं वो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ये सब जो हमारे जो जिले हैं इनकी जो आबादी का जो घनत्व है, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल वो है, यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल वो है, यहाँ पे जो बिजनेस हब है, इन सबको कंक्लूड करते हुए हमारी जीडीपी निश्चित रूप में आगे बढ़ रही है, बढ़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन सत्य ये है कि अभी जिन जिलों के लिए ये संघर्ष हुआ था, जो मैं 9 साढ़े 9 जिले हमारे जो पहाड़ के हैं उनमें आज भी हमें जो है कुर्सियों में, चारपाइयों में, छोटे छोटे स्टूलों में अपने मरीजों को लेके, दादा दादियों को लेके, बुजुर्गों को लेके हमें डंडी कंडी पे लेके बाहर मुख्य मार्ग तक आना पड़ता है। और दूसरी सत्यता ये है कि उत्तर प्रदेश के जमाने से लेके और इन 24 वर्षों में उत्तर प्रदेश के जमाने में मेरा डीआईजी, मेरे कमिश्नर पूरे अपने अपने मुख्यालयों में बैठते थे। दूसरी बात यह है कि विद्यालय लगातार जिस तरीके से सिंक, कोई चीज जब सिकुड़ती है, मतलब कॉटन को धो के सिकुड़ता हो तो हमने देखा था, लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा के जो स्कूलों का जो सिंक होना जो दिखाई दे रहा है, ये अच्छा संकेत नहीं है, खासकर पहाड़ों पे। आईटीआई, पॉलिटेक्निक बजाय विस्तार करने के जो बंद होते चले जा रहे हैं शटर, वो अच्छा संकेत नहीं है। अस्पतालों में जो देहरादून की अस्थायी राजधानी में हम लोग अल्ट्रासाउंड की सुविधा न दे पाते हैं, सुबह अखबारों में अटा पड़ा रहता है, तो पहाड़ की परिप्रेक्ष्य में हम उसे देखते हैं कि अस्पताल है तो डॉक्टर है, डॉक्टर है तो मशीन नहीं है, मशीन है तो ऑपरेटर नहीं है। ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। और उससे बड़ी बात यह है
कि हमारी जो रोजगार को लेके इस राज्य के अंदर हमारे को सपने दिखे थे कि टिहरी जैसे जिसमें 100 साल का इतिहास दब गया और विकास के लिए उन्होंने अपने जो है पूरा जनमानस को खो दिया, पूरी पीढ़ी की पीढ़ी खो गई और उनको खाली जो है इतना ही हम अपने उसमें बिजली का हमारा हक नहीं है, उस मछली पे हमारा हक नहीं है, उस पानी पे हमारा हक नहीं है। हम जो गंगा जी में जाके जो है जैसी हर की पैड़ी के सामने जाएंगे तो एक लोटा पानी नहीं निकाल सकते हैं। इसमें 24 वर्षों के अंदर अब समीक्षा करने का समय यह है कि क्या खया कोई आया में कि सरकार को इस दिशा में काम करना होगा कि वाकई में ही 24 वर्षों के अंदर क्या हम उनको न्याय दिला पाए जिन लोगों ने शहादत दी थी। नहीं दिला पाए हम लोग। तो बातें बहुत कुछ है बोलने के लिए, क्योंकि आगे मेरे और भी जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो अपना आगे उसमें बढ़ाएंगे, मैं अपनी बात आगे कहूंगा। ठीक है, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रदीप कुकरेती जी, कमलेश रमन जी, बहुत सारी बातें यहाँ पर प्रदीप जी ने कही और एक राज्य आंदोलनकारी होने के नाते उनकी चिंता जायज भी है, क्योंकि जब आप बहुत किसी चीज के लिए संघर्ष करते हैं और वो आपको संघर्ष के बाद मिले और उसके बावजूद भी उन्हें वो परिणाम ना मिले जिन चीजों की वजह से वो संघर्ष किया गया, तो दुख होता है। 24 साल बाद भी आज हम स्थायी राजधानी की बात कर रहे हैं तो ये शर्मनाक है। 24 साल बाद आज हम अपने भू कानून को सख्त करने की बात कर रहे हैं तो शर्मनाक है। राज्य आंदोलनकारियों के हक को देने की बात कर रहे हैं तो शर्मनाक है, क्योंकि हम आए इसी वजह से थे कि भाई हमें ये सारे हक मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विकास हो रहा है, विकास के कदम बढ़ रहे हैं, सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन जो मूल सुविधाएं हैं, जो बेसिक चीजें थी जिन पर बात उस समय की जा रही थी, आज से 2000 के पहले, उन बातों पर भी हम आज भी चर्चा कर रहे हैं तो शर्मनाक है। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि क्योंकि स्थापना दिवस है और बहुत ही खुशी का माहौल भी है कि 9 नवंबर हमारा स्थापना दिवस होता है और जिस परिस्थितियों में हमने इस प्रदेश को लेने का काम किया, जिस परिस्थितियों में हमारी महिलाओं ने अपना बलिदान देने का काम किया, हमारे युवाओं ने अपनी जान पर खेलकर इस प्रदेश को लेने का काम किया, तो मुझे लगता है कि आज अगर हम इस प्रदेश के बारे में ये कहें कि उस प्रदेश में कुछ नहीं हुआ तो ये बड़ा बेईमानी सा होगा, क्योंकि सभी को सुविधाएं मिल रही है। ऐसा तो नहीं है कि किसी को सुविधाएं नहीं मिल रही है। लेट मी करेक्ट यू। मैंने या किसी भी पैनलिस्ट ने या किसी ने भी ये नहीं कहा है कि विकास नहीं हुआ या राज्य में कुछ हुआ ही नहीं है 24 सालों में। हम बात कर रहे हैं जो बेसिक मुद्दे थे जिन पर लड़ाई लड़ी गई, वो मुद्दे आज भी मुद्दे ही बनकर रह गए हैं, जिन पर बातचीत समय समय पर होती रहती है। आपकी बात से सहमत हूँ, मैं प्रदीप जी की बात से भी सहमत हूँ, क्योंकि हमारे वरिष्ठ आंदोलनकारी हैं और जब चीजें कहते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई भी झलकती है और हम भी इस चीज को महसूस करते हैं कि जो 24 साल का हमारा ये प्रदेश बना है, जिस तरह से हमें चाहिए था, जिस तरीके से होना चाहिए था, वो नहीं बन पाया था। लेकिन मैं अब आपको पूरा ये यकीन दिलाना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि आज इस डिबेट में अगर हम आज बैठे हैं तो 2000 से पहले जब हम अपने प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय हमारे प्रदेश की स्थिति क्या थी? हम एक एक चीज के लिए तरसते थे। यहाँ पर हम अपने आप स्वयं कुछ नहीं कर पाते थे, हम अपने आप स्वयं यहाँ पर कुछ बना नहीं पाते थे। आज हमारे यहाँ हर चीज बनाई जाती है, हर चीज आगे अन्य प्रदेशों को भेजी जाती है। तो मुझे लगता है कि प्रदेश ने तरक्की की है। मैंने कहा कि सरकार किसी की भी हो, सबने तरक्की करने के रास्ते खोले हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारी राजधानी का मुद्दा वाकई अटका हुआ है, जो वाकई नहीं इस समय होना चाहिए था, क्योंकि राजधानी हमारे लिए सबसे प्रथम है। पर जिस वक्त हमने ये उत्तराखंड लेने का काम किया, उस वक्त जब हमारे लोग जब लड़ाई लड़ रहे थे तो हमें सिर्फ एक धुन सवार थी कि हमको उत्तराखंड चाहिए, तो उत्तराखंड चाहिए, और हम उत्तराखंड की लड़ाई लड़ रहे थे। तो उस वक्त जो हमारे बुद्धिजीवी जो लोग थे, जो उस समय इस लड़ाई को भी लड़ रहे थे और जो नेतृत्व कर रहे थे, अगर उस समय जिनकी अंतरिम सरकार उस समय बनी थी, तो मुझे लगता है कि निर्वाचित पहली सरकार जब बनी थी, अगर ये मुद्दे वहीं पर जो है सॉर्ट आउट कर दिए जाते, राजधानी का मुद्दा, भू कानून का मुद्दा, हमारा मूल निवास का मुद्दा, जो इस समय बिल्कुल वाकई एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है और मिलेगा। मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि इस समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 24 साल हो चुके हैं, मैं जो पिछली सरकारें रही है उनकी भी कोई बुराई नहीं करूंगी, क्योंकि उन्होंने भी इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का, बेहतर काम करने का जो काम किया, उसमें चाहे नंदन तिवारी जी मुख्यमंत्री रहे हो, उन्होंने इस प्रदेश में रोजगार लाने का काम किया। हाँ, वो बात अलग है कि रोजगार
ठीक है कमलेश रमन जी, वापस आएंगे, इस पर बातचीत करेंगे विस्तार से। शांति भट्ट जी का रुख कर लेते हैं। शांति भट्ट जी, देखिए 24 साल पूरे हो चुके हैं, 25वां लगने वाला है, उत्तराखंड अब और जवान हो गया है। और जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर हम बात करें और जो मूल रूप से सुविधाएं, ठीक है शांति भट्ट जी, अब जवाब आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिल्ली से बता देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से मिले सत्येंद्र जैन को जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को बेल मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट से सत्येंद्र जैन को मिली जमानत। सत्येंद्र जैन को सशर्त मिली जमानत। 50,000 के निजी मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दी है। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि अभी ट्रायल खत्म के आसार नहीं है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री को फिलहाल जमानत मिल गई है, बाहर जाने पर रोक है, सशर्त जमानत मिली है। आप नेता सत्येंद्र जैन को मिली जमानत। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, काफी लंबे समय से आपको बता दें कि जेल में थे और आखिरकार उनको जमानत मिल गई है। पीएमएलए केस में सत्येंद्र जैन को मिली जमानत। राउज एवेन्यू कोर्ट को राउज एवेन्यू कोर्ट से सत्येंद्र जैन को जमानत मिली है, सशर्त तो ये जमानत मिली है। 50,000 के निजी मुचलके पर कोर्ट ने दी है जमानत। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री को मिली जमानत। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अभी ट्रायल खत्म होने के आसार नहीं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी? काफी लंबे समय से सत्येंद्र जैन जेल में थे और आखिरकार उनको जमानत मिल गई है। अखिलेश जी, आवाज मिल रही है आपको? जी आवाज आ रही है। जी अखिलेश जी, सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, क्या कुछ जानकारी है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच में आज सत्येंद्र जैन की जमानत पर फैसला सुनाया गया। जमानत फैसला 3 जजों की बेंच में सुनाए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को आज जमानत दे दी है। जमानत और सत्येंद्र जैन को मुचलके पर छोड़ा गया है और उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि जमानत के दौरान कि किसी भी तरह के गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। इसके साथ ही साथ विदेश जाने से की सूचना के लिए उनको पासपोर्ट अपना जमा करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ इन तमाम तरह के जो आरोपी हैं और उन्हें जो आरोप लगाए गए उसमें जिस तरह के सदस्य वो आरोप लगाए गए थे, जिन लोगों के द्वारा आरोप लगाए गए तो उन गवाहों को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। इन तमाम चीजों के साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी और अंदाजा लगाया जा रहा है कि शाम तक तिहाड़ जेल से रिहा हो सकते हैं सत्येंद्र जैन। आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या इस पर कोई रिएक्शन आया है अखिलेश जी? आम आदमी पार्टी ने की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा था, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की जमानत पर आम आदमी पार्टी ने कहा था कि जिस तरह से शराब घोटाले और तमाम तरह के आरोपों में आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया गया था, वैसे ही सत्येंद्र जैन को भी बीजेपी के इशारे पर ईडी और सीबीआई ने फंसाया था और ईडी के फंसाए हुए मामले में एक बार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर साफ हो गया है कि किसी तरह का सत्येंद्र जैन पर आरोप अब तक साबित करने में ईडी नाकाम रही है और जिस तरह के चार्जशीट में आरोप लगाए थे वो भी उनको अपने तथ्यों के आधार पर प्रूफ नहीं कर पाई है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को फिलहाल बेल मिल गई है और सत्येंद्र जैन के देश के बाहर जाने पर रोक है। राउज एवेन्यू कोर्ट से सत्येंद्र जैन को मिली जमानत। 50,000 के मुचलके पर जमानत मिली है, सशर्त यह जमानत है। कई बातों का ध्यान यहां पर सत्येंद्र जैन को रखना होगा। कोर्ट ने कहा कि अभी ट्रायल खत्म होने के आसार नहीं।
दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री है सत्येंद्र जैन, काफी लंबे समय से आपको बता दें कि जेल में रहे हैं। और देवभूमि के दंगल में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज बात कर रहे हैं 24 साल कितने बेमिसाल। चर्चा इसी पर शांति भट्ट जी का रुख कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से। शांति भट्ट जी, 24 साल पूरे हो चुके हैं, विकास सीढ़ियां चढ़ रहा है, पहाड़ तक चढ़ने में भी कितना समय लगेगा, ये चिंता का विषय है। साथ ही साथ प्रदीप जी को भी आपने यहाँ पर सुना, कमलेश जी को भी सुना, क्या कहना है? मीनाक्षी जी, इसके बाद आपके पास 21 दिन बाद हम उत्तराखंड स्थापना की रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण के जो 42 से अधिक महान शहीद हैं उनको भावपूर्ण स्मरण करते हुए अपनी बात को आगे रख रहा हूं। हमने इन 24 सालों में क्या खोया क्या पाया, मैंने अभी प्रदीप कुकरेती जी से सुना, जो मेरे सहयोगी वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी साथी हैं, बहन कमलेश जी से भी सुना। निश्चित रूप से इन 24 सालों में जो हमारा ये शानदार प्रदेश है, जहां हमारे पास गंगा यमुना जैसी महान नदियां हैं, उसके अतिरिक्त 12 बड़ी नदियां हैं, हमारे पास हिमाच्छादित वन है, 71% वन भूमि है, हम देश को बिजली और पानी दे रहे हैं और शुद्ध रूप से ऑक्सीजन भी हम देश को एक तरह से दे रहे हैं। हमारा ही प्रदेश है जो 4 धाम, जिसके विश्व प्रसिद्ध 4 धाम हैं, हमारे यहाँ बद्री केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब, पिरान, कलियर शरीफ, ये सारे धार्मिक स्थल इसी प्रदेश में हैं। हम एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक गुलदस्ते के रूप में इस प्रदेश को जाना जाता है। इस प्रदेश का जो आप राजनीतिक खाका देख रही हैं, लगभग 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश में राज किया है। उन्होंने 8 से अधिक मुख्यमंत्री हमको दिए हैं। वहीं लगभग 9 साल के लगभग कांग्रेस ने इस प्रदेश में सत्ता चलाई है। उन्होंने 3 मुख्यमंत्री दिए, एक मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के रूप में जो 5 साल तक रहे हैं। आज मैं पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का भी भावपूर्ण स्मरण करता हूं, आज उनकी जन्म जयंती भी है, मैं ऐसे महान नेता को नमन भी करता हूं। हरीश रावत जी, विजय बहुगुणा जी को भी 5 साल का टर्न दोनों को बारी बारी से मिला। 2 साल विजय बहुगुणा जी रहे, 3 साल हरीश रावत जी रहे। उसी कालखंड में हमने केदार घाटी की बहुत भयंकर आपदा को भी झेला और फिर उसके पुनर्निर्माण को भी हम ही ने संपन्न किया। ये सब झंझावतों को झेलने के बावजूद भी ये प्रदेश अभी 2 राजधानियों के बीच जूझ रहा है। एक इसकी अस्थायी राजधानी देहरादून है और एक ग्रीष्मकालीन राजधानी जिसे कहते हैं वो गैरसैंण है। लेकिन गैरसैंण अभी भी गैर बनी हुई है, जो कि राज्य। शांति भट्ट जी, मेरा एक सवाल है और वो ये है कि जब हम 24 सालों का जिक्र करते हैं, जब हम 24 सालों की बात करते हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही हमारे जहन में आते हैं। और आप ये कहें कि हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, या बीजेपी ये कहे कि नहीं हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो ये जस्टिफाइड नहीं होगा। क्योंकि 24 साल हो गए हैं, आप भी सत्ता में रहे, बीजेपी भी सत्ता में रही, लेकिन वो मुद्दे उतने लंबे समय से चलते ही चले आ रहे हैं। तो जाहिर है कि जिम्मेदार आप भी हैं, जिम्मेदार बीजेपी भी है। यसी जी, मैंने तो अभी किसी पे आरोप लगाया ही नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं मैं सिर्फ अपना सवाल पूछ रही हूं, मैं आरोप पर बात नहीं कर रही। मैं उस पर आ रहा हूं जैसी, मैं उस पर आ रहा हूं। किसने क्या किया मैं आपको बता दूंगा किसने क्या किया। अगर मुझे राजनीतिक रूप से ही जवाब देना है किसने क्या किया, तो आज भी आप देख लीजिए, देहरादून में ही 8 मेडिकल कॉलेज हैं। पहाड़ों में अल्मोड़ा, श्रीनगर, पिथौरागढ़ को छोड़कर पहाड़ों में मेडिकल कॉलेज नहीं है। कांग्रेस के रिज्म में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ को मेडिकल कॉलेज मिले, एक मेडिकल कॉलेज देहरादून को मिला। आज भी 2022-23 की रिपोर्ट है, 500 से अधिक प्राथमिक विद्यालय बंद हो चुके हैं और अब जूनियर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजेस बंद होने की कगार पर है। पॉलिटेक्निक, ITI बंद होने की कगार पर है। पहाड़ों से पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो जाकर देहरादून, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर इन जगह सिमट चुका है। पहाड़ के पहाड़ खाली हो रहे हैं। हमारी सरकारों को, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, मुझे कोई हिचक नहीं ये सब कहने में, हमारी जो भी सरकारें हैं, हमारे राजनीतिक दल हैं, मैं स्वयं हूं,
हम सबको इस पर बहुत गहन चिंतन और मनन करेगा। जो हमारे पहाड़ खाली हो रहे हैं, सारी मेडिकल की फैसिलिटीज आप देहरादून में दे दोगे। 8 मेडिकल कॉलेज आपने देहरादून में बना दिए हैं। हम लगातार टिहरी के लोग जिन्होंने हमने इतना विशालकाय बांध टिहरी में दिया है, जो देश को बिजली और पानी से सरसब्ज कर रहा है, क्या टिहरी उत्तरकाशी जनपद को एक मेडिकल कॉलेज नहीं मिलना चाहिए था? लेकिन नहीं, इस पर हमने पहल शुरू की थी। यहाँ सोनिया गांधी जी आई थी, उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस के रिज्म की सरकार बनती, हम यहाँ जीतते तो हम मेडिकल कॉलेज देंगे। दुर्भाग्य से हम लोग हार गए। 2017 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 17 साल हो गए यसी जी, जब केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी प्रयास किए हैं, लेकिन वो प्रयास दिखाई देने चाहिए। आज भी 1 लाख करोड़ का कर्ज बाजार से हमने उठाया हुआ है। हमारे पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। 3.5 करोड़ रुपए बाजार से उठाए हुए हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। 78,000 सरकारी पद खाली मुझे पड़े हुए जवाब हैं। देने का मौका दीजिएगा। उनकी हमें सख्त जरूरत है। कमलेश जी जवाब आपसे ही लेंगे। मूल निवास का जो दंश दिया है वो भारतीय जनता पार्टी की ही पहली सरकार ने दिया है, जो कट ऑफ डेट 1985 कर दिया था। शांति भट्ट जी, राष्ट्रपति जी का शांति भट्ट जी वापस आते हैं, रुकेगा। मीनाक्षी घड़ियाल जी को रुक कर लेते हैं। मीनाक्षी जी, माफी चाहूंगी, काफी देर से आपके पास आ रही हूँ। 24 साल कितने बेमिसाल, ये बहुत सारी सीधा सा चीजें प्रश्न खोई है, जो मिलनी चाहिए थी। ये सरसब ठीक है। शांति भट्ट जी होल्ड ऑन, रुकिए, रुक जाइए प्लीज। शांति भट्ट जी रुक जाइए थोड़ा सा। हम यही तो पूछना चाह रहे हैं कि इन सरकारों ने, वर्तमान की सरकार ने हमको क्या दिया? ठीक है, रुकिए, रुक जाए, रुक रुक जाए 1 सेकंड। शांति भट्ट जी होल्ड ऑन प्लीज। कमलेश जी रुक जाइए जरा, आप भी सब्र रखिए। मीनाक्षी जी, 24 साल कितने बेमिसाल, माफी चाहूंगी आपके पास देरी से आ रही हूँ। कितने बेमिसाल हैं ये तो शायद हम लोग आज महसूस कर रहे हैं कि 24 सालों में जिस राज्य को तरक्कियों की चोटियों पे पहुंचना चाहिए था, आज वो राज्य के, हम लोग सोचिए कि एक जो मौलिक सुविधाएं जो होती हैं उन पे भी, उन समस्याओं पे हम आज बात कर रहे हैं। देखिए, ये हमारे राज्य का दुर्भाग्य रहा कि आप दोनों ही पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे भाजपा रही हो, दोनों ने ही जो इस राज्य की मूल अवधारणा थी उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाई। हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस पहले नहीं कार्य कर पाई तो जनता ने भाजपा को चुना, भाजपा नहीं कर पाई तो फिर जनता ने कांग्रेस को चुना, उसके बाद फिर से भाजपा लगातार 2 बार से यहाँ पर है। लेकिन आप ये देखिए कि ये दोनों ही पार्टियां हमें एक स्थिर सरकार नहीं दे पाई। दोनों ने ही मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री बदल बदल के हम लोगों को दिए। और जिस राज्य को सपना जो आंदोलनकारियों ने देखा था, वो बेसिकली पहाड़ी राज्यों का सपना देखा था। और हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां जो है वो भी बहुत कठिन है, ये भी सभी लोग जानते हैं। दोनों ही पार्टियां ये चीजें जानती थी, लेकिन इन्होंने उसका तोड़ क्या निकाला? इन्होंने उन पहाड़ों को डेवलप करने का कुछ नहीं सोचा। इन लोगों ने सारा का सारा जो जितना भी धन था, जितना भी मेहनत थी, वो सारी की सारी इन्होंने जो प्लेन्स के एरिया थे वहां पे लगाई। और उसके बाद भी आप देखिए, अगर पर कैपिटा इनकम की हम पूरे राज्य की बात कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम तो वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, 17 गुना तक ये कह रहे हैं कि बढ़ गई है। लेकिन वहीं पे अगर आप जिले वाइज पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो पहाड़ी जिलों की पर कैपिटा इनकम 1,20,000 भी नहीं है। 1,20,000 मतलब महीने का 10,000 तक भी वहां का व्यक्ति नहीं कमा पा रहा है। तो आखिर ये पर कैपिटा इनकम किसकी बढ़ रही है? तो जो मेन इश्यू है वो ये है कि जो यहाँ के जो मूल निवासी हैं बेसिकली, वो अपने आप को इस राज्य को बनाने के बाद ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं, देखिए बेरोजगारी यहाँ पे चरम पे है। जो जिन लोगों ने सोचा था कि हमें यहीं पे नौकरियां मिलेंगी, यहीं पे एक नया राज्य होगा, नए राज्य में कई संभावनाएं होती हैं, उन्हें लगा था कई तरह के काम होंगे, कई तरह की नौकरियां निकलेंगी, तो हम लोगों को यहाँ पे एक सेटल्ड राज्य मिलेगा। लेकिन आज की स्थिति देखिए, सारे के सारे हमारे जो पहाड़ की जवानी है वो पहाड़ पे नहीं है, सबके सब यहाँ से पलायन कर चुके हैं। और तो और सरकारों ने इसमें और भी ज्यादा ये ऐड किया कि जो भी आयोग थे पहाड़ों पे वो भी खत्म किए। जो मेडिकल फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल लोगों को देनी चाहिए थी, वो मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आप देखो, डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं ना कि विकास होना चाहिए था, तो जो आप देहरादून के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं
उनको तो आपने शहरी इलाका बना बना के नगर निगम में ला के यहाँ की जमीनें खुर्द-बुर्द करवा दी। जो कृषि क्षेत्र था हमारा वो खत्म करवा दिया, और जो पहाड़ का जो ग्रामीण एरिया है आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। वहां के स्कूल्स भी बंद करवा रहे हो, आप वहां के हॉस्पिटल्स बंद करवा रहे हो, वहां की जो महिलाएं हैं वहां बाग बालू खा रहे हैं। अरे डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो करो ना, वहां के ग्रामीण क्षेत्रों को कब डेवलप करोगे आप? कब वहां की बात करोगे कि वहां डेवलपमेंट, किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हो? आप कह रहे हो सड़कें बना दी, सड़कें बना के क्या फायदा हुआ? क्या वहां पे रोजगार उत्पन्न हुआ? क्या वहां पे आज भी आप ये सुन पा रहे हैं कि वहां पे मेडिकल फैसिलिटी है, वहां पे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है? और बहाने आप सुनेंगे, बहाने ऐसे ऐसे बहाने मारे जाते हैं कि डॉक्टर्स वहां जाना नहीं चाहते हैं, कोई वहां पे काम नहीं करना चाहता। अरे आप फैसिलिटीज ही नहीं दोगे, आप योजनाएं नहीं क्रिएट करोगे तो कौन वहां पे काम कर पाएगा? आप सोचिए, यहाँ का जो एक युवा है वो 5-5, 8-8 हजार में शहरों में काम कर रहा है, और उनकी परिस्थिति देखिए कितनी बुरी परिस्थिति में वो रह रहा है वहां पे। क्या आपको लगता है कि अपने प्रदेश में वो 10-12 हजार की नौकरी नहीं करता? लेकिन आप कभी इस तरह का प्लान ही वहां पे नहीं हुआ है। तो एक राज्य 24 साल का राज्य है जो जिसे हम युवा राज्य कहेंगे, और अभी हम 25वें में एंटर करेंगे, उसके बाद भी हमें एक स्थायी राजधानी नहीं मिली है। सोचिए कितना, मतलब इनकी सोच देखिए। इसी तरह के हिमाचल के एक नेता निकल के आए थे जिन्होंने अब अगर आप किसी भाजपा नेता से बात करेंगे ना तो वो लोग कहेंगे कि पहाड़ के लोग स्वयं अपनी जमीनें बेच रहे हैं, लेकिन इन जमीनों को रोकने के लिए, ताकि यहाँ का जो व्यक्ति है, यहाँ का जो मूल निवासी है वो भूमिहीन ना हो, इसके लिए योजना यहाँ के नेताओं को लेके आनी चाहिए थी। जब ये राज्य बना था उसी समय इस तरह की योजनाएं यहाँ पे आनी चाहिए थी कि व्यक्ति अपनी भूमि ना बेचे या वो भूमिहीन ना हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा, इस तरह का कोई जो दूरदर्शी सोच वाला नेता था वो पैदा नहीं हुआ। आज हिमाचल की स्थिति हम देखेंगे बहुत बेहतर है वहां के लोग हमारे लोगों के हिसाब से। आज हम रोना रो रहे हैं कि हमें मूल निवास दे दो, हमारा मूल निवास हट गया। हम रोना रो रहे हैं कि हमारी जमीनें, जो थोड़ी बहुत बची हुई जमीनें हैं, उनके लिए भू कानून लेके आ जाओ। हमारी जो पहचान है, हमारी संस्कृति, बोली, भाषा, इसके संवर्धन के लिए हम लोग आज चिल्ला रहे हैं। लेकिन आज स्थिति है, आप देखिए कि ये यूसीसी का रोना रो रहे हैं कि हम लोग आपके लिए यूसीसी लेके आए हैं। आखिर हम उस यूसीसी का करेंगे क्या? मुझे तो उस यूसीसी का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे हिंदू लॉ में सारे मीनाक्षी जी वापस आते हैं आपके पास, जरा कमलेश जी से इसका जवाब लेते चलते हैं। कमलेश जी, बेनिफिट नहीं है। हमें बेनिफिट था कि मूल निवास 1950 यहाँ पे होता, लेकिन उस पे कोई बात नहीं है। हमें बेनिफिट होता कि मेरी भूमि यहाँ पे संरक्षित होती, जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था यहाँ पे डेवलप होनी चाहिए थी वो होती। लेकिन इन सब चीजों पे कोई भी कमलेश जी जवाब दीजिए प्लीज। और बड़ी बड़ी बातें तो भाजपा के नेता कितनी मर्जी कर ले, उनके लिए हुई है तरक्की। आप नेताओं की संपत्ति देखिए, वो 100 और 200% नहीं बढ़ी है, वो 4000% तक बढ़ी है। तो इनके लिए तो जो आएगा 9 नवंबर 2000, इनके लिए तो खुशी का दिन होगा ही ना, क्योंकि इनकी तो संपत्ति, अकूट संपत्ति इन लोगों ने जो जमा की है वो इसी राज्य के बदौलत की है। मीनाक्षी जी रुक जाइए प्लीज। मूल निवासी है वो आज सड़कों पे है, आप देख सकते हैं। कमलेश जी जवाब दीजिए, इसके बाद मैं प्रदीप जी आपके पास आते हूँ। जी देखिए, अभी मेरे पैनलिस्ट सभी लोग बात कर रहे थे, और क्योंकि बात हो रही है उत्तराखंड के हमारे स्थापना दिवस के अवसर पर, और इस उत्तराखंड ने क्या खोया और क्या पाया, मुझे लगता है कि सभी को तो सुविधाएं मिल रही, सुविधाओं को लेकर के अगर उसके बावजूद भी ये बात कहें कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही, शिक्षा नहीं मिल रही, या सड़कें नहीं पहुंच रही, या मैं कमलेश जी से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मैं कमलेश जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि इन्हें अगर किसी पहाड़ी जिले पर रहने के लिए बोला जाए, इन्हें अगर किसी पहाड़ी जिले पर रहने के लिए बोला जाए तो कमलेश जी आप रह लेंगी? अगर आपको किसी पहाड़ी जिले पर रहने को बोला जाए आप रह लेंगी? जब आप उत्तर प्रदेश में थे, यहाँ पे बैठ के जो आपको सुविधाएं मिल रही है ना मैडम, आपको जो सुविधाएं मिल रही है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वहाँ के लोग किस स्थिति में रह रहे हैं। नहीं, वही हम कह रहे हैं, उतर के आओ ना, मजबूरी आज 24 साल बाद भी हम अपने पहाड़ों पे वापस नहीं जा सकते हैं। आपको सारी सुविधाएं यहाँ पर चाहिए, आपको पहाड़ों में जमीन भी चाहिए, आपको व्यवस्थाएं भी चाहिए, तो थोड़ा सा तो हम वहाँ की जमीन, मतलब वहाँ की जमीनें हम ना रखें? आपका मानना है कि वहाँ पे हम जमीनें ना रखें? कमलेश जी, वहाँ पर हम जमीनें ना रखें? आपकी प्लानिंग यही है, आपने भू कानून इसीलिए हटाया है, आपने भू कानून हटाया ही इसलिए हम लोगों के यहाँ जो बची खुची जमीनें है वो भी आप लोग भू माफिया। एक एक करके बात करिए प्लीज, इट्स अ डिबेट शो।
कमलेश जी और मीनाक्षी जी प्लीज एक एक करके बात करें। सरकार आपको सुविधाएं देने के लिए तैयार है। सरकार क्या नहीं चाहती? सरकार ये चाहती है कि डॉक्टर ना पहुंचे वहाँ पर। क्या सरकार ये चाहती है स्कूल ना खुले? कहने का क्या मतलब है कि हम लोग वहाँ से प्रदीप कुकरेती जी का रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी ठीक है, मीनाक्षी जी और कमलेश जी रुक जाइए। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज प्लीज। प्लीज मीनाक्षी जी और कमलेश जी मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट प्लीज। नहीं है कमलेश जी। कमलेश जी और मीनाक्षी जी तो सारी सुविधाएं अरे मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई करी है ना, मैंने करी है, मुझे पता है ना। कमलेश जी, कमलेश जी, कमलेश जी बताइए मुझे, अगर यूकेडी आरोप लगाती है तो उतनी सत्ता में तो चलिए हमने मान लिया कि हम 4 विधायक लेके आए थे, हमारी सबसे बड़ी गलती है, हमने मान लिया सबसे बड़ी गलती है। उसके बाद आप 2 बार आपके मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद क्या हुआ? उत्तराखंड बनाया यहाँ के युवाओं ने, उत्तराखंड बनाया यहाँ की महिलाओं ने। तो यूकेडी अगर ये कहे कि सारा श्रेय उनको जाता है, उन्होंने मैंने तो एक बार भी ऐसा नहीं बोला। कमलेश जी कैन यू प्लीज कर रहे हैं ना, हम सुविधाओं की बात कर रहे हैं। मीनाक्षी जी अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब हमारा उत्तराखंड कमलेश जी मत कहिए, मेरी इजाजत नहीं आपको, प्लीज रुक जाइए अब प्लीज रही होगी प्लीज। करोड़ से नीचे रही होगी। कमलेश जी को म्यूट कर दीजिए। 1000 करोड़ यहाँ पर सवाल तो ये भी है कि यहाँ की जब पलायन हो रहा है तो इतनी जनसंख्या कैसे बढ़ी? 1.5 करोड़ से ऊपर। कमलेश जी को म्यूट करिए। सवाल तो ये भी है कि जब पलायन हो रहा है, जब राज्य से पलायन हो रहा है तो इतनी जनसंख्या बढ़ी कैसे? वो बजट कहाँ जा रहा है? मीनाक्षी सवाल तो ये भी है ना, हम पे ही तो लग रहा है, कहाँ जा रहा है? सड़कों पे। रुद्रप्रयाग शांति भट्ट जी, रुद्रप्रयाग का पर कैपिटा इनकम इतना कम शांति क्यों है? भट्ट जी, रुद्रप्रयाग तो शांति भट्ट जी के मार्ग में पड़ता है। शांति भट्ट जी मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले प्रदीप कुकरेती जी का जरूरी है। प्रदीप कुकरेती जी, यहाँ पर जिस तरीके से चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो यूकेडी हो, 3 पार्टियां रही यहाँ पर, लेकिन फिर भी राज्य का विकास नहीं हो पाया। पहाड़ खासकर, क्योंकि पहाड़ की जनता अभी भी त्रस्त है। पहाड़ तक अभी तक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही, बेहतर शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है। वहां पर जिस तरीके से महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, पहाड़ जाते जाते आपकी बोतल 20 रुपए की पानी की बोतल वहां 60-70-100 की हो जाती है। तो ये स्थिति है पहाड़ की, जो कि काफी ज्यादा खौफनाक है। क्या कहना है इस पर प्रदीप जी? इसके बाद शांति भट्ट जी मैं आपके पास आती हूँ। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हम 25 वर्षों में आके, और अभी हम जो हमें पहले 1 या 2 साल या 5 साल के अंदर जो चीजें तय करनी थी, जो नीतियां बनानी थी अपनी, जो हमने, क्योंकि जो मेरे पहले ही मैं इसीलिए कहा था कि और लोग मेरी बात को कहते हैं, तो निश्चित रूप में 25 साल बाद अब ये तय करना पड़ रहा है कि अब हम राजधानी बनेगी या नहीं बनेगी, उस पर हम मौन है। हमारा जो एक राजनीतिक रूप से, संवैधानिक रूप से जो भू कानून का जो एक पूरा रूल रेगुलेशन पूरा तैयार बंदोबस्ती की तरफ हमें जाना चाहिए था। हमें जो है पूरी तरीके से जो अपनी जो जमीन को था, एग्रीकल्चर बैंक, लैंड बैंक बनाना था, कई चीजों को लेके हमें बिल्कुल कार्यनीति बनानी थी। हम उससे बिल्कुल इधर हट गए। विकास विकास और विकास विकास के मायने मेरी समझ में से परे है कि कौन किस तरीके से वो देख रहा है। वास्तविकता ये है, वर्तमान स्थिति ये है कि हमारे साथ अब डबल पलायन हो रहा है। हम पहाड़ से पहले तराई में आ रहे हैं, और तराई में से अब और हम लोग जिनके 1 या 2 बच्चे हैं वो फिर विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, फिर उनके माता पिता उनके साथ जा रहे हैं, फिर वो यहाँ भी उनके भवन वो फ्लैटों में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अब आप बिल्कुल, अभी जो रमन जी का सवाल था, 84 लाख की आबादी से 40 लाख लोग न जाने कहां से हमारे प्रदेश के अंदर आ गए। कोई उस पर जो है, आज सरकार हमारी बात को, जो हम चीजों को शुरू से कहते रहे, अभी परिसीमन आने वाले टाइम पे हमने 2005 में भी पहल करी थी। 2003 से हम लगातार भू कानून को लेके संघर्षरत रहे। मूल निवास हमारा खत्म हो ही गया 2012 से, और उससे बड़ा जो खतरा आने वाला है वो यूसीसी में, क्योंकि अभी ट्रांसपेरेंसी के साथ, रमन जी अभी आपको भी नहीं पता ये बात, आने वाले टाइम पे आप भी कहोगे कि हमारी सरकार ने क्या कर दिया। मेरा केवल ये नियम है, मैं चाहता हूं कि यूसीसी के जो जितने भी जो 500-700 पन्ने हैं, उसमें मुख्य ट्रांसपेरेंसी के साथ जनता को बताया जाए। जब 1 साल के अंदर यहाँ का आदमी निवासी हो जाएगा तो हमने क्या करना उस कानून का, हमने क्या करना उस मूल निवास का, हमने क्या करना उस पलायन का। ये खतरा आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है ये।
और ये कौन पैदा करेगा? जो अभी तात्कालिक रूप से आएगा, और एक जो लिविंग रिलेशनशिप से लेके तमाम चीजें इसके साथ जो प्रतिबद्धता के साथ जो इसको जोड़ी जा रही है, बिल्कुल जो उसमें दिखाई जा रही है, ये आने वाला बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है, एक कॉन्स्पिरेसी। शांति भट्ट जी। यशी जी, ये बात सही है। अभी तक हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं, हम राजधानी का हल नहीं निकाल पाए हैं, हम स्थायी राजधानी घोषित नहीं कर पाए हैं। हमारे पास बेरोजगारी की एक बड़ी संख्या बढ़ी है, 78,000 से अधिक सरकारी पद खाली हैं जिनको हम अभी भर नहीं पाए हैं। हमारे पास महिला हिंसा रोकने के लिए लगातार महिला हिंसा बढ़ रही है, उसके लिए हमारे पास कारगर अभी उपाय नहीं है। यद्यपि कानूनों में उपाय हैं, लेकिन हम उस ओर बढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारे पास मूल निवास भू कानून जैसे विषय हैं, पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाएं, हमारे पास सबसे बड़ा विषय आज की डेट में अगर कोई है तो पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाएं, पलायन रोकने का, ये दो बड़े मुद्दे हैं। इन पर हमें बहुत ध्यान देना होगा, और विशेषकर पहाड़ों के स्वास्थ्य पर, क्योंकि हमारा जो स्वास्थ्य सिस्टम है वो जिला अस्पताल, सीएससी, पीएससी, एपीएससी और सब सेंटर, पहाड़ों के मैक्सिमम सब सेंटरों पर ताले लग चुके हैं। एपीएससी का नंबर आ रहा है, और हमारे पास जो बड़े अस्पताल है उनमें डॉक्टरों की कमी है, ये हम लगातार देख रहे हैं। अब हमको एक सुझाव के रूप में एक बात कहना चाह रहा हूँ, रजत जयंती वर्ष आ रहा है, पहाड़ों में अब उत्तराखंड में सरकारों को चाहिए कि वो परिवारों का सर्वे कराए और प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को आवश्यक रूप से सरकारी रोजगार में ले, और प्राथमिकता उन परिवारों को दे जिनमें कोई सरकारी सेवा में नहीं है। ये सरकार तय कर ले तो बहुत हद तक हम रोजगार पर अंकुश कर लेंगे। और भी बहुत सारे विषय हैं। यूसीसी पर अभी कुकृति जी ने कहा, मुझे लगता है ये बिल्कुल वाहियात कानून लेकर आ रहे हैं। हमारे पास पहले से सारे प्राविधान हैं और इसके परिणाम हमें बाद में भुगतने पड़ेंगे। अभी भी जिस ड्राफ्ट को ये लेकर आ रहे हैं उसमें 4% उत्तराखंड की जनता गवर्न नहीं हो रही है, और 4% जनता में भी 5 जिले के लोग हैं, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत। इन जिले के जो मेरे जनजाति भाई लोग हैं वो इसमें सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था लेकर आए, चाहे वो थारू है, बुक्सा है, भोटिया है, जौनसारी है, इन पर भी सरकार को बात करनी चाहिए। कमलेश जी, देखिए आपने क्या किया, या कांग्रेस ने क्या किया, या यूकेडी थी, यूकेडी ने क्या किया, ये अब मैटर नहीं है। मैटर ये है कि अब जो आने वाला समय है उसमें क्या करना है, ये एक रोड मैप तैयार होना चाहिए। उसमें हमारी जो मांगे हैं उनको इंक्लूड होना चाहिए। अब देखिए, जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, जो हुआ वो बेहतर है, जो नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे की स्थिति क्या तय होगी, क्या रोड मैप होगा, ये जानना जनता के लिए ज्यादा जरूरी है, रेदर देन कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने किला फतेह कर दी। इट डजंट मैटर। मैंने यशी जी वही सुझाव दिया ना, मैंने कहा ना कि कमलेश जी से सवाल है ये, शांति भट्ट जी के मामले में हमें एक सर्वे करना पड़ेगा। कमलेश जी म्यूट कीजिएगा और फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा। जी कमलेश जी, एम आई ऑडिबल? अनम्यूट कीजिए पहले तो। आवाज आ रही है? हाँ जी 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 जी, बहुत कम शब्दों में जवाब चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड का और विकास हो और बेहतर चौमुखी विकास करने के लिए वाकई सरकार जो कदम उठाने जा रही है और जो उठा रही है, जो बेहतर निर्णय लेने का काम उन्होंने किया, मुझे लगता है कि आने वाले समय में उत्तराखंड के अंदर ये नजीर भी पेश होगी और इतिहास बनेगा इन सारी चीजों का। समय अमेंडमेंट हो रहे हैं, जो कानून बन रहे हैं, उसमें नकल विरोधी कानून हो, लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, तमाम ऐसे जो कानून, यूसीसी हो, महिलाओं के लिए हो, 30% महिलाओं को नौकरी में आरक्षण हो, 10% आंदोलनकारियों को आरक्षण हो, ये सारी चीजें जो हमारे आंदोलनकारियों के सपने थे, मूलभूत सुविधाएं थी, चाहे उसमें हमारा भू कानून हो, उसमें हमारा जल और जंगल हो, तमाम वो ऐसी चीजें जो होनी चाहिए, जो मिलनी चाहिए इस प्रदेश के युवाओं को, महिलाओं को, वो मिलने जा रही है। और उसी के लिए, उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी तमाम इन सारी चीजों में अमेंडमेंट करके उन सब चीजों को लाने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारा जो युवा है वो यहाँ से पलायन न कर सके, वो यहाँ कम से कम उत्तराखंड के। कमलेश जी, मुझे लगता है कि पहले तो सरकार को ये समझने की जरूरत है कि प्रायोरिटी में क्या है। ठीक है, यूसीसी की कोई जरूरत नहीं थी, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये मुद्दे उत्तराखंड के लिए उतने अहम नहीं थे जितना कि पलायन मुद्दा था, जितना कि भू कानून मुद्दा था, जितना कि राज्य आंदोलनकारियों का मुद्दा था। तो जो पहले तो प्रायोरिटी समझनी पड़ेगी हम। कमलेश जी, मैं सिर्फ एक सुझाव दे रही हूँ
कि हमें पहले एक प्रायोरिटी समझनी होगी और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली हमें चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, यूसीसी की जरूरत आज से 10 साल बाद भी यूसीसी आएगा तो भी लोग, मुझे नहीं लगता लोगों को उतना फर्क पड़ने वाला था, लेकिन यूसीसी लाकर हमें दे दिया गया है और एक एड ऑन कर दिया गया अपने काम में कि भाई हम यूसीसी लेकर आए हैं। लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये सब चल रहा है। अरे भाई हम पलायन की रुकना चाहिए। आपकी वो पलायन कमेटी भगवान जाने कहा देहरादून में बैठी हुई है, आज तक उसकी कोई समिति की रिपोर्ट नहीं आ पाई है। उसके बाद अगर हम बात करें, हर चीज की समितियां, हर चीज की कमेटियां बनी हुई हैं और उनके रिजल्ट देखिए। कमलेश जी, मैंने बहुत सबको सुन लिया, मैं लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमें प्रायोरिटीज पर काम करना होगा। प्रायोरिटीज हमारी क्या है हमें ये समझना होगा, तभी उत्तराखंड राज्य आगे तरक्की कर सकता है। दैट्स इट। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे यहाँ पर 24 साल कितने बेमिसाल। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य को गठन को 24 साल पूरे हो चुके हैं, 25 साल का होने वाला है उत्तराखंड। लेकिन सवाल यही है कि कितना विकास पहाड़ चढ़ पाया है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया।